Dear student, in biopharmaceutics, the topic is absorption or in absorption mechanism of drug absorption. So previously I discussed about the passive transport. In passive transport, we discussed the passive diffusion, ion pair transport, pole transport, as well as facilitated diffusion. So today we are discuss active transports. For active transport, we know what is the mechanism of drug absorption. तो देखें absorption क्या है. Absorption है drug transfer from absorption site to systemic circulation. ये मैं आप लोगों को previous lectures में बता चुका हूँ. For drug to be absorbed, it's need to cross biological barriers to reach systemic circulation and or elect a pharmacological response. तो ये फिगर से आप लोगों को समझ में आएगा कि अगर हम ड्रग डोजेस फॉर्म ओरल रूट से अगर हम लोग देते हैं ओरल रूट से, तो ये इन होगा जब सिस्टम में, तो ये जाएगा जीआई फ्लूइड यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाएगा और वहाँ पे ड्रग पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन होता है और ये स्मॉलर पार्टिकल्स में स्मॉलर में टूटते हैं, स्मॉलर पार्ट्स में टूट जाएंगे. इसी को हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ द टैबलेट्स. टैबलेट्स के टूटने को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं. और ये ड्रग पार्टिकल्स हुआ टूटने के बाद फिर इसका डिसोल्यूशन होता है और डिसोल्यूशन होने के बाद ये सोल्यूशन में आ जाता है और सोल्यूशन में आने के बाद अब ये क्रॉस करता है बायोलॉजिकल बैरियर्स को. तो ये जो बायोलॉजिकल बैरियर्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसी बैरियर को क्रॉस करके कहाँ पहुंचेगा, ब्लड में. ठीक है, तो यही कहा गया कि ड्रग ट्रांसफर होगा एब्जॉर्प्शन साइट. तो ये जो सोल्यूशन है ये हमारा एब्जॉर्प्शन साइट है. एब्जॉर्प्शन साइट कहाँ है, जीआई फ्लूइड, इंटेस्टाइन हो चाहे स्टमक हो, वो आपका एब्जॉर्प्शन साइट होगा और वहां से ट्रांसफर होगा. ये ट्रांसफर हुआ इस तरह से और ये जो ट्रांसफर होकर आपका कहाँ जा रहा है, ब्लड में, तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ये जो आपके एपिथेलियल सेल है और ये जो बीच में आप देख रहे हैं दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग है इसको हम लोग कहते हैं टाइट जंक्शन. देखा जाए मैकेनिज्म क्या है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ. मैकेनिज्म अगर आप देखें तो तीन है, ट्रांससेलुलर, पैरासेलुलर और वेसिकुलर कार्पसूल्स या ट्रांसपोर्ट एंडोसाइटोसिस कहते हैं. ट्रांससेलुलर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इसको हम लोग इंट्रासेलुलर भी कहते हैं. और इसमें देखें दो है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव में आपका पैसिव डिफ्यूजन, पोल ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड या कैरियर मीडिएटेड. ये हम लोग प्रीवियस दो वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोग को डिटेल बताया है आप लोग को. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में. सेकेंड आपका पैरासेलुलर जिसको इंटरसेलुलर कहते हैं, यानी हमने आपको बताया दो सेल के बीच से जो आपका ड्रग क्रॉस होगा उसको हम लोग कहते हैं पैरासेलुलर. और एंडोसाइटोसिस जहां पे आपका पिनोसाइटोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस होती है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरासेलुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो पहला ही पॉइंट लिखा है, ड्रग इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन एंड दैट इज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो यहां पे कहा गया कि जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होगी, जो ड्रग मूव करेगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा, जो कि पैसिव के जस्ट अपोजिट है. पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने देखा था ड्रग आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका ड्रग लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर ये मेम्ब्रेन है, इधर हायर कंसंट्रेशन और इधर आपका लोअर कंसंट्रेशन, जनरली मूव होना चाहिए हायर टू लोअर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रग आपका लोअर टू हायर हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इट इज ऑल्सो नोन एज अप हिल ट्रांसपोर्ट. अप हिल ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा गया कि ये जो सिस्टम है ये इस तरह से जा रहा है, यानी हम लोग लोअर से किधर जा रहे हैं, हायर की तरफ. लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं अप हिल. यानी पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो लोअर से हायर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अप हिल ट्रांसपोर्ट. अब जब अप हिल ट्रांसपोर्ट है, जब आप लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो अब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और ये जो एनर्जी है ये हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम एटीपी. ठीक, इट यूज एनर्जी, यानी अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी का यूज होगा और ये एनर्जी आएगा कहां से, एटीपी, जो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, यूज एनर्जी ट्रांसपोर्ट सच आयन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड क्रिएट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट.
तो ये जो है जितने भी आपके अगर देखें नर्व इम्पल्स है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इनमें आपका देखें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का मूवमेंट होता है। ये जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का जो मूवमेंट हो रहा है क्रॉस द मेम्ब्रेन, उसके लिए आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेंटेन करता है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अब देखें इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक को कहा गया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें कपल्ड एंड को ट्रांसपोर्ट अगर आएगा इसमें। तो आप देखें तो आपको क्लियर हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आप ट्रांसपोर्ट में कहा गया कि जो मेन चीज है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये आपको याद रखना है कि जो मूवमेंट होगा वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा। और जब भी कोई चीज लोअर से हायर की तरफ मूव करती है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी हम लोग एटीपी के फॉर्म से लेते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज आपके दिमाग में आ गई कि जब भी हम लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखें इसमें पहला है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखा जाए। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल। यानी यहां पे कहा गया कि जो हम लोग लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें हमें क्या चाहिए था, एनर्जी। और आपने कहा ये एनर्जी कहां से मिल रही है, एटीपी से। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्होंने कहा कि एटीपी जो है वो डायरेक्ट यूज किया जाता है यहाँ पे, इसलिए इसको कहा गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एटीपी का डायरेक्ट यूज हो रहा है। डायरेक्टली यूज मेटाबॉलिक एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो डायरेक्टली यूज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी मेटाबॉलिक एनर्जी का यह मतलब यह है कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जो आप पढ़ते हैं, जो कैटाबॉलिज्म होता है तो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। अगर आपके पास ग्लूकोज है तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल टी से, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, एटीपी का। और ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, यही एटीपी यूज की जाती है ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो डायरेक्टली यूज द मेटाबॉलिक एनर्जी। मेटाबॉलिक एनर्जी का मतलब है यहाँ पे एटीपी, यानी जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे जनरेट होता है एटीपी, और वो एटीपी यहाँ पे यूज किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर का क्या मतलब, प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक समय में एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, दिस इज कॉल्ड यूनिपोर्टर। यानी ये रहे कि सोडियम है और पोटेशियम है, सारे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है, एक समय में एक ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा, तो ये एक मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, इसलिए इसको कहा गया यूनिपोर्टर। इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि एक साइड मूव करेगा। जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट जाएगा, ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट भी आएगा, यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी डेराइव होता है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो यूनिडायरेक्शनल इसलिए कहा गया इसको कि एनर्जी डेराइव फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी मिलने के बाद जैसे आपका ये मेम्ब्रेन है, अब जब आपने एटीपी यूज किया तो एटीपी जब यूज किया तो आपका एडीपी में कन्वर्ट होता है, ये एक फॉस्फेट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे एनर्जी रिलीज होगी ये एनर्जी यूज की जाएगी, आपके ड्रग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। जैसे ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी तो कंज्यूम हो चुकी, अब एनर्जी है नहीं, अब ये मॉलिक्यूल रिटर्न बैक नहीं आएगा, इसलिए इसको कहा गया इट इज आल्सो इसको कहा गया यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में होगा। कैरियर प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहां भी देखिए कहा गया कि ये भी दो तरह के होते हैं, आयन ट्रांसपोर्ट, एबीसी एटीपी बाइंडिंग कास्केड ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसको आपको याद रखना है कि इसमें डायरेक्ट एटीपी का यूज होता है और ये मेटाबॉलिक एनर्जी यूज होता है, यूनिपोर्टर होता है, याद होना चाहिए, और ये यूनिडायरेक्शनल है। और साथ ही में ये दो तरह के होते हैं, आयन ट्रांसपोर्ट और एबीसी ट्रांसपोर्ट। अब देखिए आयन ट्रांसपोर्ट क्या है। आयन नाम ही आ रहा है आयन ट्रांसपोर्ट से कि दे कैन ट्रांसपोर्ट द आयंस। ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। आयंस का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, दे आर कन्वर्टेड इनटू ए प्लस और बी माइनस। ये जो कैटायंस है और ये बी माइनस, ये क्या है, एनायंस। तो जो कैटायंस और एनायंस है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं,
आयंस, ये आयंस ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। प्रोटॉन पंप, एटीपी ऑपरेटेड आयन पंप दैट इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ आयन। तो यहाँ पे प्रोटॉन पंप होते हैं, इस प्रोटॉन पंप को कहते हैं एटीपी ऑपरेटेड आयन पंप। एटीपी ऑपरेटेड क्यों कहा गया? क्योंकि जो एफटीपी है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी, इसलिए कहा गया कि आपका ये एटीपी ऑपरेटेड पंप है, ऐसा पंप है जिसको एटीपी ऑपरेट कर रहा है, यानी एनर्जी दिया जा रहा है, तभी पंप आपकी ऑपरेट हो रही है, और ये ऑपरेट होने के बाद ट्रांसफर करा किसको? आयंस का। तो देखा गया दो तरह के आपके होते हैं टाइप्स ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट और ऑर्गेनिक कैटायंस। तो जो एनायन को करेगा वो एनायन ट्रांसपोर्ट होगा, जो कैटायन को करेगा वो कैटायन ट्रांसपोर्ट होगा। तो एनायन ट्रांसपोर्ट क्या? दिस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव कंपोनेंट लाइक एटोरबाइस्टैटिन और प्रावास्टैटिन्स। तो ये जो एटोरबाइस्टैटिन और प्रावास्टैटिन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट है। दीज हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक डाइफेनेड्रामाइन। तो जो डाइफेनेड्रामाइन ड्रग है वो ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब एग्जाम्पल देखें आयन ट्रांसपोर्ट का, सोडियम पोटेशियम एटीपीज। तो सोडियम पोटेशियम एटीपीज आप लोगों ने नर्व इंपल्शन और मैसेज ट्रांसफर जो होता है हमारे सिस्टम में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप देखते हैं सोडियम इन करता है और पोटेशियम आउट होता है, इनफ्लक्स और इफ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीज है ये आपका आयन के मूवमेंट को देगा, यानी सोडियम और पोटेशियम के जो उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको मेंटेन करेगा, और ये जो सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट है इसी के मूवमेंट पे हमारा नर्व इंपल्स यानी मैसेज जनरेट होता है, साथ में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब है एबीसी। एबीसी देखें, ए स्टैंड करता है एटीपी के लिए, बी मींस बाइंडिंग और सी मतलब कासेट्स। तो ये जो आपका एबीसी ट्रांसपोर्ट है, और एबीसी ट्रांसपोर्ट देखें क्या, इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एबीसी क्या? एक तरह का प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सपोज अ लिगेंड बाइंडिंग डोमेन एट वन सरफेस। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन यानी एक यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन होता है एक सरफेस की तरफ, एंड एटीपी बाइंडिंग डोमेन एट अनदर सरफेस, और एक सरफेस पे हमारा एटीपी बाइंडिंग डोमेन होता है। तो एक एबीसी आपका जो ट्रांसपोर्ट है इसमें दो आपके सरफेस मिले, एक जिसपे आपका लिगेंड बाइंड कर रहा है और एक सरफेस है जिसपे आपका एटीपी बाइंड कर रहा है। तो स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल ड्रग एंड टॉक्सिन्स हैं आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस मैकेनिज्म मेनली आउट ऑफ द सेल एक्सऑर्प्शन या इफ्लक्स ऑफ द पंप। तो यहाँ पे कहा स्मॉल फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ड्रग एंड टॉक्सिन है, ये इस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। P glycoprotein PGP is classical illustration of such type of transport। तो P glycoprotein आपके ABC ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखिए सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का कहा गया कपल या को ट्रांसपोर्ट भी इसको कहा जाता है। अब देखा इन दिस ट्रांसपोर्ट देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में आपको याद रखना है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था किसका? एटीपी का। लेकिन सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में कहा गया नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी, यानी एटीपी का यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, बिकॉज इट्स टेक एडवांटेज ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी जब आप एटीपी जब काम कर रहा है उस समय जब आपके चैनल्स ओपन हो रहे हैं और आपके सोडियम पोटेशियम का मूवमेंट हो रहा है, उस कंडीशन में जब आपका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है और उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एडवांटेज लेके आपके मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हैं। तो इसलिए क्या था, यूज एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी आपका एनर्जी रिक्वायर्ड इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ आयन एड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ अनदर आयन। तो यहाँ पे कहा गया जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ट्रांसपोर्टिंग आयन्स, जो एनर्जी जो चाहिए जो आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये एड्स करते हैं यानी हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर आयन। तो जैसे यहाँ पे फिगर में अगर आप देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट होना है तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इसलिए होगा कि जो सोडियम आयन जो आपका मूव कर रहा है तो ये डेवलप करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखें दो तरह का है, सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट को हम लोग को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं
और एंटीपोर्ट को हम लोग कहते हैं काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब सिम पोर्ट को हम लोग को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सिम का मतलब होता है सेम साइड सेम, तो यहाँ पे कहा गया कि मूवमेंट ऑफ बोथ द मॉलिक्यूल्स इन द इक्वल डायरेक्शन, यानी यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इक्वल डायरेक्शन में मूव करेंगे। एग्जाम्पल देखें इसका क्या है। एग्जाम्पल कहा गया सोडियम प्लस यानी ग्लूकोज इम्पोर्टर्स नीड द पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्लूकोज इम्पोर्टर को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए आप सोडियम प्लस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज अगेंस्ट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ देखिए सिम्पोर्टर आपका देखें, अगर आप यहाँ पे सिम्पोर्ट है, सिम्पोर्ट का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों जो मॉलिक्यूल है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको सिम्पोर्ट कहेंगे, सिम्पोर्टर कहेंगे। और अगर अगेंस्ट मूव करेगा तो इसको कहेंगे एंटीपोर्टर। तो यहाँ पे कहा गया कि देखें प्रीवियस स्लाइड में भी था, यहाँ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कहा गया कि सोडियम प्लस जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऊपर देखिए अगर आप सोडियम ज्यादा है और नीचे सोडियम का, तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है वो सोडियम के कारण बना हुआ है कि सोडियम का कंसंट्रेशन इधर हायर कंसंट्रेशन और इधर आपका लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप की गई है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो ड्यू टू द सोडियम। और ये जो ग्रेडियंट है ये हेल्प करेगा आपके ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहाँ देखिए आपके सिस्टम से आपका सोडियम मूव कर रहा है और इसी के साथ साथ ग्लूकोज भी क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सेकेंड फेज में देखिए मूव हुआ तो ग्लूकोज आपका ट्रांसपोर्ट हुआ। ग्लूकोज देखिए लोअर सिस्टम में ग्लूकोज ज्यादा है और अपर में ग्लूकोज, तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कंसंट्रेशन की, यानी ऊपर अगर आप देखें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन चूंकि सोडियम का मूवमेंट हो रहा है तो सोडियम आपके ग्लूकोज को मूवमेंट करा दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं सिम्पोर्ट, यानी सोडियम भी नीचे आ रहा है और ग्लूकोज भी नीचे आ रहा है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट। अब देखिए एंटीपोर्ट क्या है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द एडवर्स डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी आप एक देखें लोअर साइड में आ रहा है और दूसरा कहां जा रहा है, अपर साइड में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एंटीपोर्टर सिस्टम। एग्जाम्पल अगर आप इसका देखें तो H प्लस आयन आर थ्रोन आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ जा रहा है सोडियम ग्रेडियंट इन द किडनी, यानी किडनी में देखा जाए तो H बाहर जाता है और सोडियम ग्रेडियंट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, सोडियम ग्रेडियंट, और ये सोडियम ग्रेडियंट H आयन को थ्रोन आउट करेगा। तो ये इस तरह से देखें, ये जो सोडियम है आपका, तो सोडियम आप देखें यहाँ पे भी आपका कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट मेंटेन है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसकी वजह से मेंटेन है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे आपका सोडियम अगर इस तरह से आ रहा है तो H जा रहा है अपर साइड में, तो H जब अपर साइड में जा रहा है तो देखें नीचे H कम है ऊपर H ज्यादा है, यानी है लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे भी जो मूवमेंट हो रहा है वो लोअर टू हायर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी सोडियम लोअर साइड में आया तो H क्या जाएगा, अपर साइड में। तो ये इस तरह का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एंटीपोर्ट। अब देखिए ये कहा गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर बेटर देन पैसिव डिफ्यूजन, यानी कहा गया कि जो पैसिव डिफ्यूजन है उससे ज्यादा अच्छा माना जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, रीजन क्या है। एक तो मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूवमेंट कराएंगे। तो जितने भी इंडिजिनियस एक्टिविटीज हमारी होती है, नर्व इंपल्स जनरेट हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फास्टर देन पैसिव डिफ्यूजन, एनर्जी अगर आप यूज कर रहे हैं तो हर एक्टिविटी क्या होती है, फास्ट हो जाती है। इंडोजिनस सब्सटेंस दैट ट्रांसपोर्ट एक्टिवली, यानी जो इंडोजिनस सब्सटेंस है वो एक्टिवली यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन आयनिक स्टेट में होता है जिसमें पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि अनआयोनाइज्ड ड्रग पैसिव सिस्टम से ज्यादा अच्छे से जाते हैं, आयोनाइज्ड फॉर्म है तो उसके लिए पैसिव नहीं है, तो फिर उसके लिए बेटर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर्टेन अमीनो एसिड्स, इन्होंने कहा कि कुछ अमीनो एसिड्स, विटामिन जैसे लाइक नियासिन, पैरिडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, इनका भी जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ड्रग हैविंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विथ इंडोजिनस सब्सटेंस एब्जॉर्ब एक्टिवली, यानी जो ड्रग हैं जो जिनका
स्ट्रक्चर आपके इंडोजिनस सब्सटेंस से मिलता है। जैसे आपको फैसिलिटेड में बताया था कि 5-फ्लोरोयूरेसिल है, ये ड्रग आपके पैराडीन ट्रांसपोर्ट से मिलता है, इसलिए जो 5-फ्लोरोयूरेसिल इसको हम लोग बोलते थे फॉल्स न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, ताकि ये चूंकि ड्रग है और बॉडी इसको न्यूट्रिएंट ट्रीट करे तो इसको बोलते हैं फॉल्स न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ कहा गया ड्रग हैविंग स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, ड्रग की सिमिलरिटी अगर विथ इंडोजिनस सब्सटेंस तो ये भी एक्टिवली क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ 5-फ्लोरोयूरेसिल, 5-ब्रोमोयूरेसिल ये एंटी कैंसरस ड्रग है, ये पैरामिडीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिथाइल डोपा एंड लिवोडोपा एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स एज इनहिबिटर्स जो होते हैं, एनालप्रिल, द सेम पेप्टाइड कैरियर सिस्टम, तो इस तरह के भी ड्रग का भी एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। इसलिए कहा गया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर है एज कंपेयर टू द पैसिव डिफ्यूजन। उसके लिए आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, फास्ट डिफ्यूजन है, और एंडोजिनस जितने भी एक्टिविटीज होती हैं और जो ड्रग हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ, वो भी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये है आपका, दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में था ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, पहली चीज ड्रग का मूवमेंट, और दूसरा चीज जो लोअर से हायर जा रहा है ये होगा, यूज करेगा एनर्जी, और एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, एटीपी, और एटीपी मिलता है मेटाबॉलिक कन्वर्जन से। और जो सेकेंड सिस्टम कहा गया कि इसको हम लोग अपील बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं। दो तरह का सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी आप लोगों ने पढ़ा। प्राइमरी में आपको याद रखना कि एटीपी डायरेक्ट यूज किया जाता है, और सेकेंडरी में डायरेक्ट हम लोग एटीपी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर आपने प्राइमरी में भी दो पढ़ा, आयन और एबीसी, और सेकेंडरी में आप लोगों ने पढ़ा सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में कहा गया कि जब भी मॉलिक्यूल आपके सेम, दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो उनको हम लोग कहते हैं सिम्पोर्ट, और अगर एंटी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग एंटीपोर्ट। तो आई होप सो कि आप लोगों को एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन और क्वेरीज होगा तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।